हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बीस रोल हाई इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सोल्यूशन में। फ्रेंड्स, ये वाली वीडियो काफ़ी लेट हो गई है, इसके लिए सॉरी। मैं कुछ अपने पर्सनल काम में लगा हुआ था जिसके कारण मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। और दूसरा कारण हो आप लोग जो है लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हो। मेरा चैनल बहुत ही स्लो प्रोसेस से बढ़ रहा है जो कि सही नहीं है। इसलिए फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को, जो जल्दी स्प्रेड हो पाए और हम लोग बहुत सारे बुक का सोल्यूशन ला पाए। इस बुक के बाद और भी बहुत सारे बुक्स हैं मैथमेटिक्स के, जो आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और किसी भी टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लोगों के पास बढ़ाओ जिससे वो सब्सक्राइब कर पाए, इंक्रीज हो पाए और हम जल्दी ही अच्छा कंटेंट और वीडियो जल्दी जल्दी ले आ पाए। चलिए फ्रेंड्स, इतना टाइम लिया आपके लिए, इसके लिए सॉरी, लेकिन जो दिल में था मैंने बोला। आज का वीडियो प्रॉब्लम 2.10 के ऊपर है। इसका हम थियरी कंप्लीट करेंगे और उसके बाद टाइम जो बचेगा उसमें हम क्वेश्चन करेंगे जितना हो सकेगा, और उसके बाद जो क्वेश्चन बच जाएगा वो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, देख लेना वीडियो को ज़रूर। और अगर आपने पिछला वीडियो यानी 2.9 नहीं देखा तो उसे वॉच करो, वॉच करने के बाद इसे वॉच करना। तो चलते हैं प्रॉब्लम 2.10 के ऊपर, और सबसे पहले इसका थियरी करते हैं, यानी क्या क्या हमें सीखना चाहिए इस प्रॉब्लम्स को करने के लिए, सारे प्रॉब्लम्स को करने के लिए। प्रॉब्लम 2.10 थियरी क्लास। चलो समझते हैं। पहला टर्म रिडक्शन टू डायगोनल फॉर्म, आपको पहला टर्म मिलेगा उसमें रिडक्शन टू डायगोनल फॉर्म। ये क्या होता है इसे समझो। इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑर्डर एन हैज़ एन लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। मान लीजिए कि आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए दिया है जिसका ऑर्डर एन है, मतलब एन ऑर्डर वाला स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। उसमें एन लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स है, मतलब कितने उसमें आइगन वेक्टर हैं, एन। एन नंबर ऑफ जो है लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स है। देन ए मैट्रिक्स कैन बी फाउंड सच दैट पी इनवर्स ए पी इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। तो एक मैट्रिक्स पी ऐसा बनाया जा सकता है पी इनवर्स ए पी के फॉर्म में, जो कि एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा। डायगोनल मैट्रिक्स फ्रेंड क्या होता है, जिसके एलिमेंट सिर्फ डायगोनल एलिमेंट ही बच जाते हैं, जिस मैट्रिक्स के सिर्फ डायगोनल एलिमेंट ही होते हैं उसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे फ्रेंड्स ये वाला जो है मैट्रिक्स जो है आपका, ये डायगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि इसके डायगोनल एलिमेंट ही सिर्फ बचे हुए हैं, बाकी सारे जीरो हैं, तो इसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। ये मैंने बताया हुआ आपको थ्योरी क्लासेस में, अगर वो वीडियो नहीं देखा इसलिए बोलते हैं कि सारा वीडियो 1 बाई 1 करके देखा करो। तो रिडक्शन टू डायगोनल फॉर्म का मीनिंग ये हुआ कि अगर आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है एन ऑर्डर वाला और उसमें एन लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर हैं, तो एक पी मैट्रिक्स आप बना सकते हो कुछ इस फॉर्म में, पी इनवर्स ए पी, जो कि एक डायगोनल मैट्रिक्स निकल के आएगा। अब पी क्या है सारी चीज़ें समझेंगे, अभी इतना ही समझ लो कि ऐसा एक मैट्रिक्स जनरेट किया जा सकता है। आगे समझते हैं, देखो क्या है वर्किंग प्रोसीड्यूर फॉर रिडक्शन टू डायगोनल फॉर्म। अब वर्किंग प्रोसीड्यूर किस तरह से हम डायगोनल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, दिए हुए मैट्रिक्स को, एक दिए हुए स्क्वायर मैट्रिक्स को किस तरह से डायगोनल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ध्यान से देखो स्टेप बाय स्टेप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो स्टेप 1, नंबर 1 में क्या करना है, फाइंड द आइगन वैल्यू ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स ए। तो सबसे पहला काम होना चाहिए आपका कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स ए दिया है उसका आइगन वैल्यू निकाल लेना। आइगन वैल्यू कैसे निकालते हैं तो पता ही आपको, एक्सपर्ट हो गए होगे आप। अब देखो जैसे देखो लेट ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स है, मान लो कि एग्जांपल मान लो कि ए पर स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 का, 3 ऑर्डर का। अब ऑर्डर कितना का भी हो, 4 ऑर्डर का हो, 2 ऑर्डर का हो, कितना भी हो, तो मान लेते हैं 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, ठीक है। तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 तीन आइगन वैल्यू हो जाएंगे, 3 ऑर्डर का है तो 3 आइगन वैल्यू होंगे, ओके ठीक है। और दूसरे स्टेप में आ जाना, पहला काम होना आइगन वैल्यू निकालना, दूसरे स्टेप में आ जाना आइगन वैल्यू निकालने के बाद फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर ए, राइट द मॉडल मैट्रिक्स पी। फिर उस हर लैम्डा के लिए, मतलब हर लैम्डा के वैल्यू के लिए आइगन वेक्टर निकाल लेना, आइगन वेक्टर निकालने के बाद एक मॉडल मैट्रिक्स तैयार करना पी, ठीक है ना, उसी को पी बोलते हैं। यानी आइगन वेक्टर से जो मैट्रिक्स बनता है उसे हम पी बोलते हैं, और पी का नाम है मॉडल मैट्रिक्स। अभी समझ में आएगा, देखो मान लो कि x1 निकाल, ये लैम्डा 1 के लिए x1 निकल गया आइगन वेक्टर, ठीक है। लैम्डा 2 के लिए निकल गया आइगन वेक्टर x2, और x3 जो लैम्डा 3 है अब उसके लिए x3 आपका निकल गया आइगन वेक्टर। तो इस तरह से x1 x2 x3 तीन आइगन वेक्टर मिले
लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 के लिए। अब फ्रेंड्स यहाँ पे फिर लिखा है वी द कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर, ई कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर है लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 के लिए। राइटिंग दिस आइगन वेक्टर इन 3 कॉलम्स। अब जो आपको 3 मिले हैं आइगन वेक्टर, इसको आप 3 कॉलम में लिखो। देखो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम, इस तरह से लिखने हैं। रो में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो में भी लिख सकते हो। हम कॉलम में लिखे हैं तो आप कॉलम में लिख लेना। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कॉलम लिख देना। तो 3 कॉलम से एक मैट्रिक्स तैयार होता है। अब ये जो मैट्रिक्स तैयार होता है आइगन वेक्टर से, उसे पी बोलते हैं और पी का नाम है मॉडल मैट्रिक्स। देखो दिस स्क्वायर और मैट्रिक्स कॉल्ड द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स और मॉडल मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसे आप 2 नाम रख सकते हो, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स और मॉडल मैट्रिक्स, दोनों नाम इसी का है। ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स भी लिखा हुआ मिल सकता है और मॉडल मैट्रिक्स भी लिखा हुआ मिल सकता है। एग्जाम में बोल सके कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स तैयार करना है या मॉडल मैट्रिक्स तैयार करना है, पी को बोलते हैं इसको। अब फ्रेंड्स अगले स्टेप पे आ जाना। जैसे ही पी निकल जाए तो उसके बाद अगला स्टेप आपका पी निकालना, मतलब पी का इनवर्स निकालना। इनवर्स तो निकालना ही आता होगा किसी को, तो पी का आपको इनवर्स निकालना है। तो मान लीजिए कि ये आपका इनवर्स है E1, E1, C1, E2, B2, C2 और A3, B3, C3 कैपिटल वाला। जैसे तीसरा स्टेप कंप्लीट होता है, फोर्थ स्टेप पे आ जाना। फाइंड द डायगोनल मैट्रिक्स फ्रॉम डी इक्वल टू पी इनवर्स ए पी। ये फॉर्मूला याद रख लो, इसी से आपको डी मिलेगा। डी क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल फॉर्म में तो हमें रिडक्ट करना है। हम तो अभी समझना, अभी तो देखा ना उसमें रिडक्शन टू डायगोनल फॉर्म, तो रिडक्शन टू डायगोनल फॉर्म, तो डी यहाँ से मिलेगा आपको इस फॉर्मूला से। पी इनवर्स निकाला, ए तो पता ही है, जो मैट्रिक्स दिया रहेगा वो ए रहेगा आपका, और पी आपने निकाला। ठीक है, तो इन दोनों तीनों का मल्टीप्लिकेशन करना होगा, तो डी। ठीक है, ये आपका हो गया, ये आपका पी इनवर्स है, पी इनवर्स है ये वाला ए जो दिया है, और ये आपका पी। ठीक है, तो ये दोनों को करोगे आप तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो एक ऐसा मैट्रिक्स बनेगा, इस मैट्रिक्स बनेगा जो सिर्फ डायगोनल एलिमेंट ही होगा, उसमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट होगा। और डायगोनल एलिमेंट जिस मैट्रिक्स में होता है सिर्फ, उसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। और फ्रेंड्स जो डायगोनल एलिमेंट होगा वो कुछ और नहीं, लैम्डा ही होगा। सिर्फ क्या होगा? सिर्फ लैम्डा ही बच के रह जाएगा। तो फ्रेंड्स ये डायगोनल मैट्रिक्स आपका तैयार इस तरह से होगा, इस तरह से निकलेगा। अब यहाँ पे सिर्फ लैम्डा आप दिख रहे हो, तो आप क्या कर दोगे? आप ऐसा मत अपना दिमाग लगा लेना कि सिंपली लैम्डा निकाल के, आइगन वैल्यू निकाल के एक डी लिख दिया। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो तो आंसर आपका आ जाएगा, लेकिन स्टेप सही नहीं है ना। वो आंसर तो सही है तुम्हारा, ठीक है, लेकिन वो स्टेप सही नहीं है, क्योंकि डी जो है ना एक प्रोसेस से आया है, उसी प्रोसेस से आपको निकालने हैं, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे ना आपको एग्जाम में। तो डायरेक्टली लैम्डा मत लिख देना, लैम्डा आया फटाक से डी तैयार कर लिया, नो। तो उसी तरह से करना जैसे अभी मैंने बताया, स्टेप बाय स्टेप। अब कुछ नोट है उसे समझ लो। डायगोनल मैट्रिक्स डी इज कॉल्ड स्पेक्ट्रल मैट्रिक्स। अब डी का भी नाम है भैया, डी का क्या नाम है? डी हालांकि डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन इसका नाम है स्पेक्ट्रल मैट्रिक्स। आपका भी तो नाम होता होगा ना बचपन में, ऑफ ए। ठीक है, तो ए का ए एक स्पेक्ट्रल मैट्रिक्स है, डी का नाम है स्पेक्ट्रल मैट्रिक्स, जो कि ए का ए द्वारा निकलता है। और दूसरा नोट है द डायगोनल मैट्रिक्स हैज़ द आइगन वैल्यू ऑफ ए एज इट्स डायगोनल एलिमेंट्स। मैंने आपको बताया कि डायगोनल मैट्रिक्स जो निकल के आता है ये वाला, सिर्फ उसमें डायगोनल एलिमेंट ही रहते हैं और कुछ नहीं रहता है। जितने भी डायगोनल एलिमेंट आपके डायगोनल जो आइगन वैल्यू है आपका, वही आपका एलिमेंट्स रहता है, यानी आइगन वैल्यू से ही आपका डायगोनल मैट्रिक्स बन के आता है। चलो नेक्स्ट समझते हैं। अब देखो नेक्स्ट टर्म है सिमिलरिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो फ्रेंड इसे समझो, ए स्क्वायर मैट्रिसेस ए कैप ऑफ ऑर्डर एन इज कॉल्ड सिमिलर टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर एन इफ ए कैप इज इक्वल टू इनवर्स ए पी। यानी बोल रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैप है, ऑर्डर एन का है, उसे सिमिलर तभी बोलेंगे ए का, ए और ए कैप का सिमिलर तभी बोलेंगे, मतलब ए कैप ए की सिमिलर है तब बोलेंगे जब ए कैप इक्वल हो जाएगा पी इनवर्स ए पी के। ठीक है, और फ्रेंड्स उसके लिए आपका P जो है ना नॉन सिंगुलर होना चाहिए, मतलब नॉन जीरो होना चाहिए। इफ़ सम यहाँ दिख लिखा हुआ है फॉर सम नॉन सिंगुलर एन क्रॉस एन मैट्रिसेस P। ठीक है, तो इसके लिए जो है एन आप P जो है आपका नॉन जीरो होना चाहिए, नॉन सिंगुलर होना चाहिए। अब फ्रेंड्स आपके माइंड में ये क्वेश्चन उठेगा कि ए कैप पता ही नहीं है हमें, तो हम जो है ए से कैसे इसका सिमिलरिटी जो है डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स आपको ए जो है ना ए कैप पता नहीं होगा, ए कैप निकालना पड़ेगा।
ए कैप आपको इसी फॉर्मूला से निकलेगा। ए कैप को निकालने को यहाँ पे समझ लो सिमिलरिटी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। तो आपको ए कैप ही निकालना है, ये कुछ नहीं है कि आप जो ये जो एक्चुअल में जो लिखा है ना, रियल में जो डेफिनेशन इसका लिखा गया है, तो ये सिर्फ इतना ही कहना चाहता है कि आप जो ए कैप निकालो पी के हेल्प से, ठीक है ना, पी के हेल्प से निकालो। और पी कैसे निकलेगा, ए से निकलेगा। पी क्या फ्रेंड्स, मॉडल मैट्रिक्स है। तो ए से आपका पी निकल गया और तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा, जो कि यहाँ पे मैंने देखो डी दिखाया था, ठीक है। बस इसमें कंडीशन ये नहीं था कि आपका जो उसमें जो नॉन सिंगुलर सिंगुलर होगा, लेकिन इसमें कंडीशन है कि नॉन सिंगुलर होना चाहिए, पी का नॉन सिंगुलर होना जरूरी है। तो देख लेना पी जब निकालना तो वो नॉन सिंगुलर आए तभी जो है ए कैप निकाल पाओगे, ए कैप, ठीक है। इस फॉर्मूला से ए कैप इज इक्वल टू पी इनवर्स ए पी। अब देखो यहाँ पे नोट में लिखा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स ए बाई ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। पी तो नॉन सिंगुलर है, टू ए कैप लिखा है ना, ए कैप इज अ कॉल्ड ऑन सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशंस। यानी मैट्रिक्स ए से एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी बनाना, फिर उससे ए कैप बनाना, इन दोनों के हेल्प से, ए और पी के हेल्प से ए कैप बनाना को बोलते हैं सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। बस इतना ही माइंड में रखो। वैसे भी ये जो है क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन, इसके बेसिस पे क्वेश्चन बिल्कुल भी आपके जो है इस वाले एक्सरसाइज में नहीं है, ठीक है। तो इसे जान लेते हैं, सिर्फ जान लेते हैं हम, तो है नहीं उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन दिया है तो यार जान लेते हैं, क्या दिक्कत है। नोट नंबर 2, अगला नोट देखो, इफ द मैट्रिक्स ए कैप इज सिमिलर टू द मैट्रिक्स ए देन ए कैप हैज द सेम आइगन वैल्यू ऑफ ए। अब हो रहा है कि ए कैप जो है ए के सिमिलर है, यानी ये कंडीशन फुलफिल करता है, तो दोनों का आइगन वैल्यू सेम होगा। ए का जो आइगन वैल्यू आएगा वही ए कैप का भी आइगन वैल्यू आएगा। और दूसरा अगला नोट फ्रेंड्स, इफ एक्स इज द आइगन वेक्टर ऑफ ए, मान लीजिए कि एक्स जो है आइगन वेक्टर ए है, ए का आइगन वेक्टर है एक्स, तो वाई जो है, वाई क्या है, वाई इक्वल टू पी इनवर्स एक्स है। तो वाई आपका आइगन वेक्टर होगा ए कैप के, ओके। सेम आइगन वैल्यू दोनों का सेम रहेगा, लेकिन आइगन वेक्टर दोनों का अलग होगा। ए का आइगन वेक्टर एक्स और आपका ए कैप का आइगन वेक्टर वाई होगा, और वाई इक्वल है पी इनवर्स एक्स के, ठीक है। एक्स जो निकल जाएगा उसे पी इनवर्स से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ए कैप का आइगन वेक्टर आएगा। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट हम समझते हैं पावर ऑफ मैट्रिक्स। तो पावर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है, तो डायगोनलाइजेशन ऑफ ए मैट्रिक्स इज क्यूट यूजफुल फॉर द ऑब्टेनिंग द पावर ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ पे ये लिखा गया है इस बुक में कि जो आपका डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स है, मतलब रिडक्शन टू डायगोनल फॉर्म है, जो डायगोनल फॉर्म में हम रिडक्ट करते थे एक दिए हुए मैट्रिक्स को, एक स्क्वायर मैट्रिक्स को, तो उसका यूज इसी में है कि पावर ऑफ मैट्रिक्स निकालने में इसका बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा हेल्प करता है, ठीक है। तो डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या है, बड़ी ही यूजफुल है ऑब्टेनिंग पावर ऑफ मैट्रिक्स निकालने में। तो डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स किस तरह से यूजफुल है, किस तरह से पावर ऑफ मैट्रिक्स निकलता है, उसकी हेल्प से देखो समझो। तो देखो वर्किंग पॉसिबिलिटी फाइंडिंग द पावर ऑफ मैट्रिक्स है। तो वर्किंग पॉसिबिलिटी समझते हैं किस तरह से पावर ऑफ मैट्रिक्स निकालेंगे, किसी भी मैट्रिक्स का पावर कैसे निकालेंगे। हमें बहुत लंबा प्रोसेस से करना पड़ता था फ्रेंड्स पावर निकालने के लिए, ठीक है ना। ए स्क्वायर, ए क्यूब और ए के पावर 4 निकालते थे, लंबा प्रोसेस से मल्टीप्लाई कर करके थक जाते थे। तो ये जो है बहुत आसान कर दिया। तो देखते हैं कैसे। तो पहले आपको स्टेप ध्यान देना, उसी स्टेप से गुजर के आपको पावर ऑफ मैट्रिक्स मिलेगा। फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ एन स्क्वायर मैट्रिक्स ए। तो जो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स ए दिया रहेगा उसका पहले तो काम कर लेना, आइगन वैल्यू निकाल लेना। दूसरा, फाइंड कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर एंड राइट द मॉडल मैट्रिक्स पी। फिर उसके बाद जो आइगन वैल्यू आएगा उससे आइगन वेक्टर निकालना, और उस आइगन वेक्टर से पी तैयार करना 3 कॉलम में लिख के। अगर 3 ऑर्डर का है तो 3 कॉलम में आएगा, 2 ऑर्डर का है तो 2 कॉलम में आएगा, 4 ऑर्डर का है तो 4 कॉलम में आएगा। जितना भी हो उसको उतने कॉलम में लिख लेना, और उससे एक मैट्रिक्स तैयार होगा पी, जिसे मॉडल मैट्रिक्स बोलते हैं, उससे तैयार कर लेना। तीसरा स्टेप में जाना, फाइंड द डायगोनल मैट्रिक्स डी। फिर उसके बाद डी निकाल लेना। डी कैसे निकालोगे, पी इनवर्स ए पी से। अभी मैंने आपको बताया भी, आप जब पी इनवर्स जरूर निकालना, पी इनवर्स निकालोगे तभी तो डी निकलेगा, क्योंकि तीनों का मल्टीप्लिकेशन ही डी है। तो जैसे ही डी निकल जाए तो उसके बाद ए के पावर एन निकालना, फ्रॉम ए के पावर एन इज इक्वल टू पी डी के पावर एन पी इनवर्स। तो फ्रेंड्स ये देखो, अब यहाँ से जैसे ही आपको डी मिल जाए तो ए के पावर एन भी मिल जाएगा। एन क्या है, पावर है, एन तो पावर है यहाँ पे। तो जितना आपका यहाँ पे पावर अगर चाहिए, मतलब ए के पावर 4 चाहिए आपको,
तो डी के पावर 4 करना पड़ेगा। तो सिंपली फ्रेंड्स यही है कि किसी मैट्रिक्स का आपको पावर निकालना है तो आप डी निकाल लो, डी निकालने के बाद यहाँ पे पावर इंक्रीज करते जाओ, डी सिर्फ डी का पावर इंक्रीज करना है, कुछ नहीं करना है। और डी तो एक टाइप का डायगोनल मैट्रिक्स है, यानी डायगोनल एलिमेंट ही सिर्फ जो है पावर वाइज बढ़ते जाएंगे उसके। और इस तरह से तीनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ए के पावर जितना भी दोगे उतना निकल के आ जाएगा। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, जैसे देखो यहाँ पे अब क्या होगा, ए के पावर n इक्वल टू पी, आपका पी इनवर्स तो ये फिक्स है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। एक बार पी निकल गया और पी इनवर्स निकल गया, वो फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। चेंज सिर्फ होगा डी में, तो डी में चेंज होगा कि जो आपका रहेगा, जो भी आइगन वैल्यू रहेगा सिर्फ उसका पावर इंक्रीज होगा। अगर ए के पावर 4 निकालना है तो हर लैम्डा का पावर 4 कर दो। अगर ए के पावर 3 निकालना है तो आपको हर लैम्डा पावर 3 कर देना है। तो इस तरह से इंक्रीज हो जाएगा, तो पावर जितना बढ़ा दोगे, ठीक है। और पावर बढ़ाने के बाद जो है उसको सिंप्लीफाई कर लेना, एक नंबर आएगा, उसके बाद तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना। इससे आपका जो भी पावर आप दोगे वो आपको सामने निकल के आ जाएगा। मैंने एग्जांपल दिया है 3 ऑर्डर मैट्रिक्स के लिए दिया है। अगर 4 ऑर्डर का होगा तो सेम एक और यहाँ पे बढ़ जाएगा कॉलम और एक और रो बढ़ जाएगा, सेम वही प्रोसेस रहेगा सब में कि जैसे जैसे आपका यहाँ पावर बढ़ेगा तो यहाँ पे लैम्डा पे भी पावर बढ़ेगा, ठीक है। इस तरह से फ्रेंड्स डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स जो है बहुत ही यूजफुल हुआ पावर निकालने में। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट टर्म समझते हैं, रिडक्शन ऑफ ए क्वाड्रेटिक फॉर्म टू कैनोनिकल फॉर्म। तो अब हमें क्या करना है इस वाले में, ठीक है ना, इसमें हम समझेंगे कि किस तरह से हम क्वाड्रेटिक फॉर्म को कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब क्वाड्रेटिक क्या होता है उसे समझ लो। तो देखो क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या है, ए होमोजेनियस एक्सप्रेशन ऑफ द सेकेंड डिग्री इन एनी नंबर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक फॉर्म। यानी फ्रेंड्स कोई भी होमोजेनियस इक्वेशन हो, ये एक होमोजेनियस इक्वेशन का एक्सप्रेशन होना चाहिए, वो भी सेकेंड डिग्री का, ठीक है। और आपके कितने भी वेरिएबल हो चलेगा, उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म। अब समझो इसको क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि एक होमोजेनियस इक्वेशन लो। होमोजेनियस इक्वेशन मतलब क्या होता है कि आपका जो फ्रेंड्स यहाँ पे जो इक्वल है, इक्वल के बाद जीरो होना नेसेसरी है, ठीक है। तो जीरो हो, और उसमें यानी जीरो हो कहने का मतलब है कि कोई कांस्टेंट टर्म ना हो, ठीक है, सिर्फ वेरिएबल टर्म बचा हो, कांस्टेंट टर्म एक भी ना हो। तो इक्वल टू जीरो होना चाहिए। दूसरा बोल रहा है कि सेकंड डिग्री होना चाहिए, मतलब हाईएस्ट पावर 2 ही होना चाहिए वेरिएबल का, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये बता रहा है, तो हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए और ये होमोजेनियस होना चाहिए एक्सप्रेशंस, और कितने वेरिएबल हो। अब यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे 2 वेरिएबल ही दिए हैं, एक्स और वाई। तो एक्स स्क्वायर हो सकता है, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, अभी बहुत जो भी है, जितने भी वेरिएबल इस तरह से लिखते चले जाओगे तो कितने वेरिएबल चलेंगे, लेकिन मैक्सिमम पावर 2 एंड सेकेंड डिग्री का होना चाहिए। और दूसरा कि वो होमोजेनियस होना चाहिए, मतलब कोई भी कांस्टेंट टर्म होना नहीं चाहिए, इक्वल टू जीरो ही होना चाहिए। अब फ्रेंड्स इसको देखो ध्यान से, ये जो एक टाइप का क्वाड्रेटिक फॉर्म है, क्वाड्रेटिक फॉर्म का ये फॉर्मेट है, ठीक है। ये आया कैसे है, तो एक मैट्रिक्स आपको ए दिया रहेगा, एक मैट्रिक्स आपको ए दिया रहेगा, कुछ इसी तरह से दिया रहेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको ऐसे ही मिलेगा, एच एच सेम सेम यहाँ पे एलिमेंट हो गए, जी वाले जी एलिमेंट सेम होंगे, यहाँ पे एफ एफ यहाँ पे एलिमेंट सेम हो गए। तो ए बी सी 3 एलिमेंट सिर्फ डिफर होंगे, बाकी एलिमेंट जो है आपस में इस तरह से डायगोनली सेम होंगे, ठीक है ना। तो ये ऐसा आपको एक मैट्रिक्स दिया रहेगा, उससे आपको जो ना जो वेरिएबल्स है उसको मल्टीप्लाई करने हो सिंपली, उसके बाद ट्रांसपोज करके तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो एक आपको मिलेगा यहाँ पे इक्वेशन, जिससे क्वाड्रेटिक फॉर्म बोलते हैं। यानी अगर इस फॉर्मेट में आपको दिखे इक्वेशन तो समझ जाना वो कुछ और नहीं, क्वाड्रेटिक फॉर्म है। अब इसी क्वाड्रेटिक फॉर्म को हमें कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब फ्रेंड्स देखो, फॉर्मूला फॉर क्वाड्रेटिक फॉर्म टू ए मैट्रिक्स ऐसे आपको दिया रहेगा। अब देखो ऐसे आपको दिया रहेगा, ऐसे क्वाड्रेटिक फॉर्म दिया रहेगा। अब इसलिए कि ए निकाल के दिखाओ, मतलब ऐसा मैट्रिक्स बना के दिखाओ। देखो आया ये कहाँ से आया, ये वाला इससे आया है, ठीक है। तो अगर आपको सिर्फ ए दिया है और ए तैयार करने को बोला है तो कैसे करोगे। एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है कि अगर आपको ए दिया है, आपके आपके सामने ऐसा दिया है, क्वाड्रेटिक फॉर्म दिया है और बोला है कि ए मैट्रिक्स फाइंड करके दिखाओ, तो क्या करोगे। उसके लिए फॉर्मूला याद रखो, यहाँ पे फॉर्मूला फॉर क्वाड्रेटिक फॉर्म टू ए मैट्रिक्स, ए कैसे निकालोगे, अगर ऐसा से मतलब इससे आप ए कैसे निकालोगे। तो फ्रेंड्स उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोफिशिएंट पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिख दो, और यहाँ पे हाफ में वाई जेड का कोफिशिएंट चलेगा यहाँ पे,
और यहाँ पे आपका हाफ में जेड एक्स का कोफिशिएंट चलेगा। इस तरह से ये सब में देखो वाई जेड का यहाँ पे हाफ है, फिर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे है, फिर आपका एक्स वाई का हाफ का कोफिशिएंट है, उसके बाद जेड एक्स का हाफ का कोफिशिएंट है, और यहाँ पे आपका एक्स वाई का हाफ का कोफिशिएंट है, और यहाँ पे जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो फ्रेंड्स ये देखो थोड़ा सा याद करना आपको डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, तो मैं आपको ईजी तरीका बता देता हूँ, ट्रिक बता देता हूँ। देखो क्या करना है, पहले अगर निकालना है एक तो देख लेना, क्वाड्रेटिक फॉर्म को ध्यान से देखना, उसमें से जो आपका स्क्वायर वाला रहेगा तो वो तो 3 ही रहेगा, 3 के सिवा तो कुछ नहीं रहेगा, तो 3 रहेगा तो 3 तो ऐसे ही मिल गया, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर डायगोनल लिख देना, प्रिंसिपल डायगोनल में लिख डालना उसको, ठीक है। सिर्फ डायगोनल एलिमेंट लिख देना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर जो भी इसमें मिल जाए, सिर्फ वो 3 ही आपको मिलेगा, तीनों उठाना लिख देना, ठीक। अब मिलेगा आपको, अब ये वाले कैसे निकलेंगे भैया, ये तो याद रहेंगे नहीं मेरे को। तो याद करने का तरीका देखो, देखो एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स ऐसा ही होता है ना। देखो एक्स से वाई पे गया दूसरे टर्म, वाई से फिर देखो जो वाई से शुरू हो गया वाई से जेड पे गया तीसरे वाले में, और जेड से लेके एक्स पे गया, देखो जेड से एक्स, यानी सीरीज में चल रहा है। देखो एक्स वाई, वाई से ख़त्म हुआ फिर वाई से शुरू हो गया फिर जेड पे गया, जेड से ख़त्म हुआ और एक्स पे, सॉरी जेड से शुरू हो गया एक्स पे ख़त्म हो गया। ये वाला टर्म याद रखो, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, ये वाला तरीका सीरीज याद रखो। देखो फिर से एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, ये वाला टर्म याद रखो, ठीक है। अगर आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म दिया है तो पहले उसको इस सीरीज में ले आओ, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स में, समझ में आ गया। यानी फर्स्ट सेकंड होना चाहिए, फर्स्ट सेकंड होना चाहिए, सेकंड थर्ड होना चाहिए, और थर्ड फर्स्ट होना चाहिए, फर्स्ट सेकंड और सेकंड थर्ड, और उसके बाद फ्रेंड्स क्या है थर्ड वन, इस तरह से होना चाहिए, 12 23 31 इस तरह से फ्रेंड्स होना चाहिए। अगर आप इस सीरीज़ को याद रख लोगे एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, तो ईजी हो जाएगा आपको ये निकालना। देखो क्यों मैं इसलिए बोल रहा क्योंकि अगर आपको वाई जेड और जेड एक्स मिल गया दूसरा से, इस पे ध्यान मत दो, इस पे ध्यान दो वाई जेड और जेड एक्स, ठीक है। ये मिल गए दोनों, ये दोनों मिल गए फ्रेंड्स, तो ये दोनों को लिख देना है लाइन से, ये जो वाई और यहाँ पे जेड, वाई देखो वाई जेड और जेड एक्स, यहाँ पे सिर्फ दोनों लिख देना है, और दोनों का आधा लिखना है। अब दोनों का सिर्फ आधा लिखना है, जिससे वाई जेड का आधा लिख देना, जो भी वाई जेड, मान लो कि वाई जेड आपका 2 आया, ठीक है, तो 2 आया तो 2 का आधा कितना होता है 1 होता है, और आधा जो बचेगा उसके डायगोनल लिख देना, देखो एकदम सामने ही है, ऐसे तो याद रखो, सिर्फ ये याद रखो, और उसके बाद तो सामने वाला लिख देना डायगोनली में, ये तिरछा ही रहेगा। और जेड एक्स यहाँ पे इसका देखो डायगोनल ये रहा है ना सेम, और बाकी बचे भैया एक्स वाई, वो अब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, 2 को बचेगा, दोनों को ऐसे लिख देना आधा आधा करके, ठीक है। समझ में आ गया फ्रेंड्स, तो याद सिर्फ आपको इसी को करना, वाई जेड और जेड एक्स को, ये तो डायगोनल लिख दिया, वाई जेड आपका फ्रेंड्स वही रहेगा, वाई जेड और जेड एक्स याद रखने हैं, तो वाई जेड और जेड एक्स निकाल लेगा, तो फ्रेंड्स ये आपका एक्स वाई बचेगा वही, तो वो लिख देना आप। तो इसलिए मैंने फ्रेंड्स इसी क्रम में लिखा भी है, ध्यान से देख लेना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई जेड जेड एक्स और एक्स वाई, इसी के टर्म में ले देना, भले ही क्वेश्चन इधर का उधर घुमा के क्यों ना दिया हो, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्म को घुमा दिया, मतलब कि वाई जेड को इधर कर दिया हो, जेड एक्स को इधर कर दिया हो, कुछ भी कर दिया हो, तुम इसी क्रम में लिखना, लिखने के बाद जो फटाक से ये तैयार हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो आपका काम हो गया फ्रेंड्स, ये आपका निकल के आ गया, ठीक है। ऐसा अगर फॉर्म दिया, क्वाड्रेटिक फॉर्म दिया है, ए निकल के आ गया। अब इसे कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैनोनिकल फॉर्म मतलब होता है, देखो सम ऑफ ए फॉर्म, सम ऑफ ए स्क्वायर फॉर्म्स, तो इस सम ऑफ ए स्क्वायर्स फॉर्म होता है, मतलब स्क्वायर करना होता है जो वेरिएबल्स आपके होते हैं, ठीक है। तो इसमें सम ऑफ स्क्वायर्स फॉर्म भी बोलते हैं इसको, कैनोनिकल फॉर्म बोलो या सम ऑफ स्क्वायर्स फॉर्म बोलो या प्रिंसिपल एक्सेस फॉर्म बोलो। प्रिंसिपल एक्सेस फॉर्म इसलिए क्योंकि सिर्फ जो है प्रिंसिपल एक्सेस का जो है, ये प्रिंसिपल जो एक्सेस आपको दिख रहे हैं इसके एलिमेंट ही सिर्फ होते हैं, इसके एलिमेंट ही बचे होते हैं, ठीक है ना, लैम्डा से ही बनता है ये। देखो अभी समझ में आ जाएगा। अब फॉर्मेट ऑफ कैनोनिकल फॉर्म, ये कैनोनिकल फॉर्म का फॉर्मेट है, लैम्डा 1 एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा 3 जेड स्क्वायर। तो देखो ये लैम्डा से बना होता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर फिक्स है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। 3 ऑर्डर का है तो 3 होंगे, 2 ऑर्डर का तो 2 होगा, 4 ऑर्डर का तो 4 होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये वेरिएबल चेंज होता है। अब देखो समझो कैसे निकालोगे इस कैनोनिकल फॉर्म को, एग्जाम में बहुत बार आता है, ये कैनोनिकल फॉर्म निकाल के दिखाओ।
ठीक है। इस क्वाड्रेटिक फॉर्म से कैनोनिकल फॉर्म निकालना है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्म से क्या करना है, जो क्वाड्रेटिक फॉर्म में क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में आपको मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्म दिया है तो उससे आप ए निकाल लेना। ए निकल गया इस फॉर्मूला से। ए निकलने के बाद ए से मिल जाएगा आपको आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू मिलते ही बस इसमें उठा कर रख दो, जहाँ जहाँ लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 है, मतलब 3 अगर आइगन वैल्यू निकले हैं तो तीनों को इस तरह से रख दो। उसके बाद यहाँ पे आपको कैनोनिकल फॉर्म मिल जाए। कैनोनिकल फॉर्म बहुत ईजी है निकालना, इसमें सिर्फ आपको लैम्डा चाहिए होता है, लैम्डा निकालो और डायरेक्टली रख दो, ठीक है। अब देखो, टू फाइंड द कैनोनिकल फॉर्म फर्स्ट फाइंड द आइगन वैल्यू है, पुट इन द फॉर्मेट, ठीक है। अब यहाँ पे देखा है कि अगर कैनोनिकल फॉर्म चाहिए आपको तो आइगन वैल्यू निकालो क्वाड्रेटिक फॉर्म से और इसमें उठा के रख दो तो आपको मिल जाएंगे कैनोनिकल फॉर्म। फ्रेंड्स, अगला टर्म समझते हैं नॉर्मलाइज फॉर्म ऑफ एन आइगन वेक्टर। आइगन वेक्टर का नॉर्मलाइज फॉर्म क्या है, तो ईच एलिमेंट इज डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर रूट ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ ऑल 3 एलिमेंट्स ऑफ द आइगन वैल्यू, सॉरी आइगन वेक्टर। तो ये बोल रहा है कि अगर आपको नॉर्मलाइज फॉर्म चाहिए, नॉर्मलाइज फॉर्म मतलब होता है, देखो यहाँ पे इस तरह से होगा। देखो, अगर मान लो कि आपका एक आइगन वेक्टर दिया है, ठीक है, किसी मैट्रिक्स का सपोज करो कि ए आइगन वेक्टर, एग्जाम्पल के लिए ये मैंने लिया है आपसे, समझो इसको एग्जाम्पल से। किसी मैट्रिक्स का मान लो x1 एक आइगन वेक्टर है जिसका x1 y1 और z1 जो है उसका टर्म है, ठीक है। तो इसको नॉर्मलाइज फॉर्म कैसे करोगे, तो देखो तीनों का नॉर्मलाइज फॉर्म कुछ इस तरह से होगा, x1 y1 और z1 का स्क्वायर करके अंडर रूट कर दो और उसको x1 y1 z1 के डिवीजन में लगा दो, डिवाइड में, ठीक है, नीचे वाले में। तो इस तरह से डिवाइड करोगे तो एक मिलेगा आपको, नंबर मिलेगा जिसे हम नॉर्मलाइज फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। यानी नॉर्मलाइज फॉर्म निकालना है आपको, तो जो आपके आइगन वेक्टर दिए रहेंगे उन सब का स्क्वायर करके जोड़ देना, फिर अंडर रूट कर देना और सब में डिवाइड कर देना सबको, ठीक है ना। x1 y1 z1 देखो तीनों में मैंने डिवाइड कर दिया, फिर उसके बाद नंबर आएगा, ठीक है ना, यहाँ पे एक नंबर मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, उसे हम बोलते हैं नॉर्मलाइज फॉर्म, ठीक है, ऑफ आइगन वेक्टर। आइगन वेक्टर का वो नॉर्मलाइज फॉर्म है, ओके, बहुत सिंपल है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ नोट है, इसे समझ लो। D इक्वल टू पी इनवर्स ए पी है, अगर इसमें P जो है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स निकल के आ जाता है, D इक्वल टू पी इनवर्स ए पी, ये आपका इससे तो D निकल गया। अगर फ्रेंड्स P आपका जो P मैट्रिक्स आप निकाले, ओमोडो मैट्रिक्स निकाले, वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो जाता है, अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स वो निकल जाता है तो उस टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन को आप ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन बोलोगे। यानी ये जो डी बनेगा एक टाइप का ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन होगा, चाहे कॉन्ग्रुएंट ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तो ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन बोलो या कॉन्ग्रुएंट ट्रांसफॉर्मेशन बोलो। तो माइंड में याद रखना कि डी इक्वल टू पी इनवर्स ए पी है और पी अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स निकलता है तो जो ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा डी इक्वल टू पी इनवर्स ए पी, ये एक टाइप का ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन होगा या कॉन्ग्रुएंट ट्रांसफॉर्म होगा। इसको नाम है ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन या कॉन्ग्रुएंट ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहाँ पे अगर ये ऑर्थोगोनल है तो पी इनवर्स इक्वल पी डैश के इक्वल होगा, मतलब ट्रांसपोज ऑफ पी इक्वल होगा इनवर्स ऑफ पी के। ये हम लोग ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज से जानते हैं कि पी इनवर्स जो है इक्वल होता है पी डैश के जब मैट्रिक्स पी ऑर्थोगोनल होता है। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट टर्म समझते हैं नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म। अब हमें नेचर भी निकालने होते हैं, क्वेश्चन में नेचर निकालने को बोलता है क्वाड्रेटिक फॉर्म का, उसे कैसे निकालोगे उसे समझो। फर्स्ट आपको इंडेक्स मिलेगा। इंडेक्स क्या होता है, बोलेगा कि इंडेक्स निकालो क्वाड्रेटिक फॉर्म का, कैसे निकालोगे, तो समझो इंडेक्स पहले होता क्या है। तो नंबर ऑफ ए पॉजिटिव टर्म एंड्स कैनोनिकल फॉर्म इज कॉल्ड द इंडेक्स ऑफ द क्वाड्रेटिक फॉर्म। ये बोल रहा है कि जितने भी टर्म आपके कैनोनिकल फॉर्म में पॉजिटिव वाले होंगे, प्लस वाले होंगे, वही आपके इंडेक्स होंगे, ठीक है। तो देखो जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर, ये आपका कैनोनिकल फॉर्म है, ठीक है। इसमें आप पॉजिटिव वाला ढूंढोगे, मतलब पॉजिटिव टर्म ढूंढोगे, पॉजिटिव कोएफिशिएंट। यहाँ पे देखो 1 और 2, दो ही प्लस दिख रहा है ना, ये प्लस भी ये भी प्लस है, तो 2 प्लस है तो इंडेक्स आपका 2 हो जाएगा इसका। ये सिंपल है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना ज़्यादा, इसलिए आपको पॉजिटिव वाले निकालने हैं, पॉजिटिव टर्म जितने भी है वो आपके इंडेक्स है। अगला समझते हैं सिग्नेचर। सिग्नेचर कैसे निकालोगे, ये भी एक सिग्नेचर है, और कहने का मतलब है कि सिग्नेचर भी एक टाइप का क्वेश्चन सॉल्विंग वर्ड है। ये क्या होता है समझो, सिग्नेचर ऑफ ए क्वाड्रेटिक फॉर्म इज द डिफरेंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्म्स इन द canonical form if rank of a matrix A is R and the signature of a quadratic form Q is S है, तो then quadratic form
इससे टू बी। तो फ्रेंड्स सिग्नेचर कैसे निकलेगा? सिग्नेचर कुछ और नहीं, क्वाड्रेटिक फॉर्म का जो है एक टाइप का डिफरेंस होता है पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म्स का। यानी कैनोनिकल फॉर्म में जो आपके टर्म दिए रहेंगे उसमें प्लस वाले टर्म को माइनस वाले टर्म से डिफरेंस कर दो, नंबर आएगा उसको सिग्नेचर बोलते हैं। जैसे ये देखो इसमें कितने प्लस वाले हैं, तो एक प्लस ए वाले, एक प्लस ए वाले, दो प्लस है टोटल, ठीक है। तो पॉजिटिव आपका 2 है, नेगेटिव कितना है, 1 है ना, एक, तो नेगेटिव आपका 1 है। तो दोनों का डिफरेंस, तो P में से N आपका सिग्नेचर आता है, ठीक है। तो P में से N, तो 2 में से 1 गया तो आपका 1 आ गया, तो सिग्नेचर कितना है, 1 है। समझ में आ गया? इसी को बोलते हैं सिग्नेचर, यानी पॉजिटिव ऑफ सॉरी डिफरेंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्म्स। अब फ्रेंड्स सिग्नेचर और रैंक की हेल्प से जो है हम नेचर निकालेंगे, ठीक है। समझ लो यहाँ पे वो चीज़ लिखा है, रैंक मान लो ए मैट्रिक्स आपका गिवन है, उसका रैंक मान लो आर है, और आपका सिग्नेचर है क्वाड्रेटिक फॉर्म क्यू है मान लो, उसका सिग्नेचर जो है एस है। मान लो कि क्वाड्रेटिक फॉर्म क्यू का सिग्नेचर एस है और मैट्रिक्स ए का रैंक का आर है। इसके हेल्प से कैसे हम नेचर क्वाड्रेटिक फॉर्म निकालेंगे, समझो। तो फ्रेंड्स क्वाड्रेटिक फॉर्म का नेचर निकालने के दो मेथड है। पहला मेथड है कि आप सिग्नेचर और रैंक का हेल्प लोगे, उससे नेचर निकालोगे। दूसरा आपका मेथड है आप आइगन वैल्यू का हेल्प लोगे और उससे जो है नेचर निकालोगे क्वाड्रेटिक फॉर्म का। समझो फर्स्ट वाला सिग्नेचर और रैंक की हेल्प से कैसे निकालोगे। मैंने बोला सिग्नेचर को आप जो है एस मानो और रैंक को आप जो है आर मानो, छोटा वाला। वो अब देखो यहाँ पे लिखा है पॉजिटिव डेफिनेट। अब उसमें अगर मान लो कि लिखा हुआ है कि क्वाड्रेटिक फॉर्म का नेचर जो है पॉजिटिव डेफिनेट है, तो उसका मीनिंग वो क्या कहना चाहता है? वो कहना यही चाहता है कि उसका जो रैंक होगा, जो ए मैट्रिक्स का रैंक होगा, वो इक्वल होगा एन के। अब बोलोगे एन क्या है? तो एन आपका नंबर वेरिएबल है। कितने उसमें वेरिएबल हैं, जैसे कितने उसमें एक्स वाई जेड हैं, एक्स वाई जेड आपके होते हैं ना इक्वेशंस में, ठीक है। तो उसमें आप चेक कर लोगे कितने वेरिएबल्स हैं, तो 3 हैं, तो 3 आपका एन हो जाएगा, एन इक्वल टू 3। अगर 2 हैं तो एन इक्वल टू 2 हो जाएगा, कितने वेरिएबल्स होंगे। तो आपका जो रैंक है ना आर, वो नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और आपका जो सिग्नेचर है वो भी इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ वेरिएबल के, मतलब दोनों सेम आना चाहिए, तब बोलोगे पॉजिटिव डेफिनेट है। अब नेगेटिव डेफिनेट तब बोलोगे आप जब रैंक जो है नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल है लेकिन एस जो है 0 आ जाए, ठीक है। सिग्नेचर क्या आना चाहिए, 0। सिग्नेचर कैसे निकालते हैं अभी बताया ना मैंने, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म का जो है डिफरेंस होता है। कैनोनिकल फॉर्म का जो पॉजिटिव टर्म होता है, नेगेटिव टर्म होता है, उसका डिफरेंस ही आपका सिग्नेचर होता है। तो सिग्नेचर 0 आ गया, ठीक है, और आर इक्वल टू एन आ गया, तो समझ लेना वो नेगेटिव डेफिनेट है। वहाँ पे लिख देना दिस इज द नेगेटिव डेफिनेट नेचर, ठीक है। अब समझते हैं पॉजिटिव सेमी डेफिनेट क्या है। तो पॉजिटिव सेमी डेफिनेट होने के लिए कंडीशन है कि आपका जो है ना आर रहे, मतलब रैंक जो है एन से कम होना चाहिए, ठीक है, एन से कम होना चाहिए, और एस जो है आर होना चाहिए। मतलब जितना रैंक आया है उतना ही सिग्नेचर आना चाहिए, मतलब रैंक और सिग्नेचर सेम आना चाहिए, और रैंक जो है एन से कम होना चाहिए, तब उसे बोलेंगे पॉजिटिव सेमी डेफिनेट नेचर है क्वाड्रेटिक फॉर्म का। अब देखो नेगेटिव सेमी डेफिनेट कब बोलेंगे, ये तब बोलेंगे जब आपका एन है, एन तो आपका जो है ज़्यादा होना चाहिए आर से, मतलब रैंक जो है कम होना चाहिए एन से, यानी एन से रैंक आर जो है कम आना चाहिए और एस 0 होना चाहिए, मतलब आपका सिग्नेचर 0 आना चाहिए, तब उसको बोलोगे नेगेटिव सेमी डेफिनेट, ठीक है। कि जो है इक्वाटिक फॉर्म जो है नेगेटिव सेमी डेफिनेट का नेचर का है। तब कब होगा फ्रेंड्स, जब जो है रैंक आर कम होगा एन से। ये जब करोगे ना तो माइंड में चीज़ें बैठ जाएगी। सिंपली देखो अभी एक लॉजिक समझाते हैं जिससे आपको क्लियरली समझ में आएगा। यहाँ पे देखो ये दो कंडीशन समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे डेफिनेट का डेफिनेट कंडीशन ये बोलता है कि भैया रैंक सेम होना चाहिए इनके, ठीक है। और यहाँ पे आपका कम है, तो कम है तो ये जो है सेमी डेफिनेट में चला जाता है, ठीक है। ये देखो ध्यान से, सेमी डेफिनेट पे तभी गया है जब जो है रैंक कम हो जा रहा है एन से। जब एन से रैंक इक्वल हो जा रहा है तो ये डेफिनेट में चला जा रहा है। अब पॉजिटिव नेगेटिव इस हिसाब से डिसाइड हो रहा है कि अगर मान लो एन आ गया यहाँ पे, इसके हिसाब से डिसाइड हो रहा है प्लस माइनस। अगर सिग्नेचर एन आ गया तो उसको प्लस वाला बोल देंगे, पॉजिटिव मतलब प्लस ही तो होता है, और 0 आ गया तो उसको नेगेटिव वाला बोल देंगे। फिर वहीं पे यहाँ पे कंडीशन देखो,
यहाँ पे आर आ गया तो पॉजिटिव वाला बोल देंगे, जीरो आ गया तो नेगेटिव वाला बोल देंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपका फिफ्थ नंबर में दिया है इनडेफिनिट इन ऑल अदर केसेस। अब इसमें से एक भी ना मिले, चार यहाँ पे कंडीशन है, चारों में से एक भी ना मिले कंडीशन, तो बोल देना कि वो इनडेफिनिट है, ठीक है। किस किस टाइप का नेचर हो, तो इनडेफिनिट नेचर है, उसका नेचर इनडेफिनिट वाला है। अब देखो दूसरा में ये समझ में आएगा फ्रेंड्स, ये तो समझ में आया होगा, ये भी समझ में आया होगा, लेकिन ये ज़्यादा काम में आता है। इसमें ज़्यादा जो है ना, ये झोल नहीं करना पड़ता, सिग्नेचर निकालो, ये फिर ये निकालो, तो ये लंबा प्रोसेस हो जाता है। ये वाला शॉर्टकट है, अच्छा है, इससे नेचर पता कर सकते हो। तो कोई बात नहीं, जो एग्जाम में दिएगा मान लो इसके तरीके से निकालो तो इस तरीके से निकालना, ऐसा बोलता है ऐसा निकाल देना इस तरीका से। अगर कोई तरीका नहीं बोले तो यही तरीका लगाना, ये शॉर्ट है। अब देखो सेकेंड मेथड टू फाइंड द नेचर ऑफ ए आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू के हेल्प से जो है हम यहाँ पे नेचर निकालेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्म का। तो देखो पॉजिटिव डेफिनेट तब बोलेंगे इफ़ ऑल द आइगन वैल्यू ऑफ ए ग्रेटर देन जीरो, मतलब ए का जो आइगन वैल्यू है वो जीरो से बड़ा आना चाहिए। जीरो से बड़ा मैंने बोला, यानी मतलब जीरो तो नहीं आना चाहिए, जीरो से बड़ा आना चाहिए, यानी सारे प्लस वाले होने चाहिए। तो सारे प्लस वाले हैं तो पॉजिटिव, भाई ये प्लस वाला है तो पॉजिटिव बोल देंगे। अब देखो यहाँ पे दूसरा कंडीशन नेगेटिव डेफिनेट का है कि जीरो से छोटा आना चाहिए। अब जीरो से छोटा क्या होता है, माइनस वाला ही होता है, और जितने भी माइनस वाले हैं उसको नेगेटिव डेफिनेट बोलते हैं। अब देखो इसको समझना भी आसान है, कितना समझना आसान है, लॉजिकली भी समझ में आ रहा है कि भैया अगर जीरो से बड़ा यानी प्लस आ गया तो पॉजिटिव बोल देंगे, जीरो से छोटा यानी नेगेटिव आ गया, सॉरी माइनस आ गया तो नेगेटिव बोल देंगे। ये लॉजिकली समझना भी आसान है। आप पॉजिटिव डेफिनेट कब बोलेंगे, पॉजिटिव डेफिनेट तब बोलेंगे जब आपका जो आपका लैम्डा है यानी आइगन वैल्यू है ए का, वो जीरो आ जाए और जीरो से बड़ा आ जाए, मतलब सिर्फ उसमें जीरो जोड़ दो, पॉजिटिव वाले में जीरो जोड़ दो तो उसको सेमी डेफिनेट बोलती है। याद रखना एक लैम्डा जीरो होना चाहिए। अब उसमें तीन लैम्डा दिए हैं तो एक कम से कम एक लैम्डा जीरो होना नेसेसरी है सेमी डेफिनेट, पॉजिटिव सेमी डेफिनेट के लिए, ओके। अब यहाँ पे देखो नेगेटिव सेमी डेफिनेट, अब मामला नेगेटिव का है तो ये तो कम आएगा जीरो से, तो जीरो से कम होना चाहिए और जीरो होना चाहिए, ठीक है। जीरो से कम क्या होता है, नेगेटिव होता है, फिर वही टर्म है देखो फ्रेंड्स, जीरो से ज़्यादा तो पॉजिटिव, देखो पॉजिटिव यहाँ पे जीरो से ज़्यादा है तो पॉजिटिव बोलते हैं, और जीरो से कम है तो नेगेटिव बोलते हैं, और कुछ है नहीं यहाँ पे। और इक्वल टू जीरो आ गया, ठीक है, जीरो एक जीरो दोनों में होना चाहिए। तो यहाँ पे नेगेटिव सेमी डेफिनेट के लिए क्या होना चाहिए, एक आपका जीरो से तो कम होना चाहिए और जीरो भी होना चाहिए, मतलब तीन लैम्डा दिया है तो एक कम से कम जीरो होना चाहिए लैम्डा, और बाकी बचे माइनस वाले होना चाहिए, तो उसको बोल देंगे नेगेटिव सेमी डेफिनेट। और अगर इन चारों में से कोई नहीं मिलता कंडीशन तो उसको बोल देंगे इनडेफिनिट। चाहे ऐसे भी समझो, इफ़ सम लैम्डा पॉजिटिव और सम नेगेटिव ऑफ ए, अगर कुछ लैम्डा प्लस वाले आते हैं और कुछ वाले नेगेटिव आते हैं तो उसको इनडेफिनिट बोल देंगे, ठीक है। कुछ प्लस कुछ माइनस, मतलब इस कंडीशन को फॉलो नहीं करते हैं तो उसको बोल देंगे इनडेफिनिट। तो फ्रेंड्स ये वाला जो है समझना भी आसान है और करना भी आसान है, ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ लैम्डा से ही सारा काम हो जा रहा है। अगर लैम्डा प्लस वाला आ गया सिर्फ तो उसको बोल देंगे पॉजिटिव, अगर लैम्डा माइनस वाला आ गया सारा तो उसको बोल देंगे नेगेटिव डेफिनिट। अगर लैम्डा प्लस वाला आया और साथ में एक जीरो भी ला दिया तो उसको बोल देंगे पॉजिटिव सेमी लगा दिया उसमें, ठीक है, जीरो आ गया तो सिर्फ सेमी लगा दिया। अगर लैम्डा माइनस वाला आया और जीरो आया तो उसे नेगेटिव सेमी डेफिनिट, ठीक है। समझ में आ गया, बहुत आसान है। अगर लैम्डा प्लस भी आया और माइनस भी आया तो बोल देंगे इनडेफिनिट। तो फ्रेंड्स ये थी थोड़ा लंबा था, आई होप कि आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। फिर भी कोई टर्म मेरे से मिसिंग है जो आप समझ नहीं पा रहे हो तो प्लीज़ कमेंट करो, मैं ट्राई करूँगा उसे नेक्स्ट वीडियो में समझाने का। अब चलो कुछ टाइम बचा हुआ है तो क्वेश्चन भी कर लेते हैं। चलो 2.10 पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स हम आ गए प्रॉब्लम 2.10 पे, और यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ए मैट्रिक्स दिया है और पी भी मैट्रिक्स दिया है, क्या बात है, ए भी दिया है और पी भी दिया है। हमें क्या निकालना है, सो दैट करना है, निकालना कुछ नहीं है, सो दैट करना है, दिखाना है, प्रूफ करना है, यानी पी इनवर्स ए पी इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, कि पी इनवर्स ए पी जो है मतलब पी इनवर्स का और ए और पी का मल्टीप्लिकेशन एक डायगोनल मैट्रिक्स आता है। चलो प्रूफ करते हैं। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन दिया है मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब देखो ए मैट्रिक्स दिया है और पी भी दिया है। अब हमें सो दैट करना है पी इनवर्स ए पी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, यानी सिर्फ डायगोनल एलिमेंट के सिवा कुछ एलिमेंट नहीं बचेगा उस मैट्रिक्स में। अब देखो
इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें देखो इसमें पी इनवर्स चाहिए, ठीक है। तो हम पहले पी इनवर्स निकालेंगे। तो पी इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें डिटरमिनेंट ऑफ पी चाहिए होता है, ठीक है। हम जो एडजॉइंट मेथड से जो है हम पी इनवर्स निकाल रहे हैं, आप कोई भी मेथड लगा सकते हो, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, इससे सिर्फ पी इनवर्स से मतलब है। तो यहाँ पे सब फ्रेंड्स यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ पी निकालोगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम पी इनवर्स डायरेक्टली लिख रहे हैं, आप निकाले ना, ठीक है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम सीख चुके हैं, इसमें टाइम हम नहीं लगा सकते। अगर आप पी इनवर्स नहीं निकालना चाहते हो तो एक ट्रिक बताता हूँ। देखो ध्यान से मैट्रिक्स को देखोगे तो ये कुछ और मैट्रिक्स नहीं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का ये खूबी होता है कि उसका पी डैश यानी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स जो होता है वही उसका इन्वर्स होता है। तो सिंपली इसका ट्रांसपोज निकालो, मिल जाएगा इन्वर्स, ठीक है। चलो तो अब देखो हम क्या करते हैं यहाँ पे, अब हम प्रूफ पे चलते हैं यहाँ पे। तो अब लिखेंगे प्रूफ, क्योंकि हमें क्या चाहिए होता है, पी इनवर्स ए पी चाहिए होता है। तो पी इनवर्स निकाले हमने, तो यहाँ पे पी इनवर्स ए और पी ए दिया है, और सॉरी ये पी है, ठीक है ना, पी। तो पी इनवर्स ए पी, तो यहाँ से हम लिख देंगे पी इनवर्स ए पी। तो यहाँ पे पी इनवर्स ए पी, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले लिखेंगे पी इनवर्स ये वाला। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया, देखो ये पी इनवर्स, ये ए आपका हो गया, ये फिर से पी हो गया। तो इस तरह से हो गया, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया मैंने, ये दोनों को, तो ये आ गया हमारा, और ये इसको एज इट लिखा। फिर दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारा ये मैट्रिक्स है। तो ध्यान से देखो ये सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स है, यानी सिर्फ डायगोनल एलिमेंट ही सिर्फ इसके बच गए हैं, बाकी सारे जीरो हैं। आप बोलोगे कि एक डायगोनल एलिमेंट नहीं है, तो उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इससे मीनिंग इतना ही होना चाहिए आपका कि सिर्फ डायगोनल एलिमेंट ही आ रहा है, ठीक है। सिर्फ डायगोनल एलिमेंट ही आ रहा है, उसके अलावा कुछ आना नहीं चाहिए। तो एक आपका डायगोनल मैट्रिक्स आ रहा है, तो यही हमें प्रूव करना है फ्रेंड्स, डायगोनल मैट्रिक्स ही है। ओके, तो ये प्रूव्ड होता है यहीं पे, प्रूव्ड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा माथा पीछी करना पड़ेगा। तो इतना समझ लो, इसको हम स्कीप मार रहे हैं अभी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डिफ़िकल्ट है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। तो हम इसको जो है नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, चाहे एक जो ऐसा वीडियो बनाएंगे उसमें आपका सोल्यूशन दे देंगे इसका। अब स्किप मारा इसको, अभी टाइम भी लग जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम वीडियो नहीं रोक सकते हैं, हमें बहुत सारे चैप्टर अपलोड करने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। फ्रेंड्स ये नहीं कि मैं ऐसे नहीं करूँगा, ठीक है ना, वीडियो मिल जाएगा आपको। आपको इसके लिए सेपरेट वीडियो ही बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी नहीं, अभी टाइम खाएगा ये। तो मैं नहीं चाहता कि इसके लिए आपका वीडियो 2.10 रुक जाए, तो ये चलता रहे आपका। अब मैं रुकना नहीं चाहता, ठीक है। जो उतना दिन स्किप हो गया था, ठीक है, गलत है। तो आगे समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3। रिड्यूस द फॉलोइंग मैट्रिसेस टू द डायगोनल फॉर्म। ये जो आपका, इसमें 2 क्वेश्चन है, ए और बी 2 क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करना है, आपको डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। डायगोनल मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करना है, वर्किंग प्रोसीड्यूर मैंने आपको अभी समझाया, उसी वर्किंग प्रोसीड्यूर का यूज़ करते हुए हम जो है दिए हुए मैट्रिक्स, दिए हुए स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। चलो करते हैं। तो रिड्यूस मतलब वही कन्वर्ट करना ही होता है, तो समझो, चलो करते हैं। तो फ्रेंड्स तीसरे क्वेश्चन का यहाँ पे ए क्वेश्चन, ठीक है ना, ए और बी 2 है, तो हम पहले ए करते हैं, उसके बाद बी करेंगे। वैसे भी बी जो है किया हुआ है, बुक सॉल्यूशन है, वो बुक में सॉल्यूशंस दिया गया उसका। चलो ए करते हैं। तो देखो ए जो दिया हुआ आपका मैट्रिक्स उसको ए मान लो, ठीक है, उसे ए मान लो, तो मैट्रिक्स उसको ए बोलो। अब यहाँ से हम जो है निकालेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन, यहाँ पे लिख लो सॉल्यूशन द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ दिस मैट्रिक्स। मैंने बताया था वर्किंग प्रोसीड्यूर में फर्स्ट आपका स्टेप लैम्डा निकालना होता है। तो लैम्डा निकालेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की हेल्प से। तो यहाँ पे देखो 90 माइनस लैम्डा डायरेक्ट लिख रहे हैं हम, 42 माइनस में, और 7 16 माइनस लैम्डा। ये कैसे होता है ये तो पता ही है आपको, ये कोई चीज़ें नई नहीं लिखी जा रही है, अगर आप करते आ रहे हो, आइगन वैल्यू सॉल्व करते आ रहे हो तो, ठीक है। अब यहाँ से जो एक इक्वेशन मिलेगा, ये इक्वेशन आपका ये होगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा माइनस 10 और इक्वल टू 0, ये इक्वेशन मिलेगा। इससे डिटरमिनेंट को सॉल्व करोगे तो, और यहाँ से आप जो है लैम्डा निकालोगे तो लैम्डा का वैल्यू यहाँ से -5 और 2 आएगा, ठीक है। तो लैम्डा का 2 वैल्यू आएगा, एक लैम्डा 1 आपका मान लो -5 है आपका, और एक लैम्डा 2 आपका 2 है, ओके। तो 2 लैम्डा का वैल्यू आएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू 2 आया है, ठीक है। तो आपके 2 आइगन वेक्टर भी होंगे, 2 आइगन वैल्यू तो 2 आइगन वेक्टर भी होंगे,
चलो दोनों आइगन वेक्टर भी चाहिए हमें। देखो स्टेप में बताया था, पहले स्टेप में आइगन वैल्यू निकालना, दूसरे स्टेप में आपको आइगन वेक्टर निकालने। आइगन वेक्टर निकालने के बाद उसे 3 कॉलम में लिखना जिससे पी मैट्रिक्स मिलेगा। तो आइगन वेक्टर निकालते हैं। तो पहले हम लैम्डा 1 के लिए निकालेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे वेन लैम्डा 1 इक्वल टू -5 है लैम्डा 1, ठीक है। तो इसके लिए लिखेंगे, तो इसके लिए लिखेंगे द कॉरस्पॉन्डिंग, तो लिखेंगे द कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर इज गिवन बाई। तो कैसे होगा, तो उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे माइनस में लैम्डा होता है, देखो ये वाली है, तो इसमें लैम्डा का जगह वैल्यू रखेंगे क्या, -5, मतलब जहाँ जहाँ लैम्डा वहाँ पे -5। तो देखो 19 -5, तो -5 आपका पहले से -5, ये माइनस है पहले से। उसके बाद -42 7 16 -5, ओके। उसके बाद यहाँ पे मैट्रिक्स सिंबल, और उसके बाद जो है यहाँ पे देखो 2 ऑर्डर का है, तो 2 हम जो है यहाँ पे वेरिएबल लेंगे एक्स वाई, और उसके बाद जो है इक्वल टू 0 0। आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं तो पता ही आपको, उधर हम यूज़ कर रहे हैं। अब हम इसको जो है सिंप्लीफाई कर लेंगे, 19 और प्लस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 19 में से 5 जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका जो आएगा -4, और यहाँ पे -42 7, और यहाँ प्लस माइनस, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 16 5 आपका 21 हो जाएगा, और एक्स हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पे 0 0 0, ओके। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट यहाँ पे इसको लेंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो से, फिर इसको सेकंड रो से। तो मैंने मल्टीप्लाई किया -14x प्लस 7y इज इक्वल टू 0, फिर इसको सेकंड रो से, तो -42x प्लस 21y इज इक्वल टू 0। अब फ्रेंड देखो दोनों इक्वेशन सेम है, और इसमें हम जो है, इसमें ध्यान से देखो, इसमें हम जो है 3 कॉमन ले ले तो सिंपली यही मिल जाएगा हमें। तो दोनों इक्वेशन सेम है, तो हमें यहाँ पे आइगन वेक्टर निकालने के लिए हमें लेना होगा कोई, क्योंकि दोनों सेम ही है, तो टेक 1 यहाँ पे लिख देंगे, एक लेंगे। चलो पहला वाला ही ले लेते हैं, तो यहाँ पे ही कर लेते हैं इसको, -14x 7y इक्वल टू 0। इस 14x को इधर भेजो, तो 7y इधर आ जाएगा, इधर जाएगा तो 14x, ओके। तो 7 दूनी के 14, तो y इक्वल टू आपका 2x आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 वेरिएबल है और एक इक्वेशन है, तो इससे नहीं लिखेगा, तो आइगन वेक्टर आपका अनलिमिटेड आने वाला पे, जैसे जैसे एक्स का वैल्यू चेंज होगा वाई का वैल्यू भी चेंज होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो एक ही आपको आइगन वेक्टर चाहिए, अनलिमिटेड तो चाहिए नहीं। तो अब क्या करो, यहाँ पे 2 को इस साइड भेजो, 2 इस साइड आ गया, और x आपका कुछ नहीं है तो 1 है। तो देखो x यहाँ पे 1 आ गया, y इक्वल टू आपका 2 आ गया। तो यहाँ से देखो, नहीं तो आप देखो ऐसे भी निकाल सकते हो, x के जगह 1 रखोगे तो y का वैल्यू भी 2 आ जाएगा, x का वैल्यू चेंज करते जाओगे y का वैल्यू चेंज होता जाएगा। तो इस तरह से आइगन वेक्टर बहुत सारे आ जाएंगे, लेकिन आपको एक ही चाहिए। तो मैंने एक करने के लिए यहाँ पे निकाल दिया सिंपली, जो मुझे मिल जाए इजीली, तो मैंने 2 को इधर भेज दिया, और कुछ नीचे तो 1, तो यहाँ पे y 2 आ गया और x 1 आ गया। तो यहाँ पे लिख देंगे लैम्डा, और जो 1 है आपका -5, उसके लिए आइगन वेक्टर आपका क्या मिले फ्रेंड्स, आइगन वेक्टर आपको मिले 1 और 2 मिले, ठीक है। यहाँ पे 4 लिख दो, 4 लैम्डा 1 पे आपको आइगन वेक्टर ये मिले। अब देखो, अब हम आते हैं लैम्डा 2 इक्वल टू 2 पे। अब इसके लिए हम जो है आइगन वेक्टर निकालेंगे। तो फ्रेंड्स उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से वही वाला जो इक्वेशन था, ठीक है, इसमें ये लैम्डा वाला था, तो लैम्डा के जो यहाँ पे 2 रखेंगे। तो देखो इसमें 2 रखते हैं, तो जब हम 2 रखेंगे तो यहाँ पे 21 माइनस में हो जाएगा, -42 7 और 14 हो जाएगा। डायरेक्ट हम कर रहे हैं, एक ही चीज़ को बार बार करने से कोई फ़ायदा नहीं है, प्लस माइनस तो करने आता ही होगा, ये तो बहुत छोटी चीज़ है ना। आप तो इंटेलिजेंट हो यार, मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन कर लेते हो। अब देखो इसको क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो -21 x प्लस 7y इक्वल टू 0, और फिर सेकेंड रो से तो -42x प्लस 14y इज इक्वल टू 0। अब देखो दोनों सेम इक्वेशंस है, क्यों, क्योंकि अगर हम जो है इसमें 2 कॉमन लेंगे तो सेम इक्वेशन ये रिपीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों सेम है, तो टेक 1 लिखेंगे, टेक 1 एक ही लेंगे, ठीक है। ऐसा लिख देना, सेम इक्वेशन ऐसा लिख सकते हो, इसलिए हम एक ले रहे हैं इसमें, ओके। तो आप एक लेंगे तो मान लो पहले वाला ही ले लेते हैं, 21x
प्लस 7y इज इक्वल टू 0। अब इस 21x को इधर भेजो, 7y इक्वल टू आपका माइनस में 21 है, ठीक है ना, x। तो ये सतली के ये माइनस नहीं जाएगा, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा ना, सतली के 3 बार में कट गया, तो y इक्वल टू आपका 3x हो गया, ठीक है। तो x यहाँ पे 1 लोगे तो y आपका 3 आ जाएगा। तो इसको ऐसे भेज लो, 3 इधर आ जाएगा और कुछ नहीं है तो 1, तो आपका आ गया यहाँ पे, तो 1 आ गया एक आपका, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू आपका 3 आ गया। तो जब आपका फॉर लैम्डा 2 के लिए 2, जब लैम्डा आप 2 ले रहे हो तो उसका आइगन वेक्टर जो आ रहा है, आइगन वेक्टर क्या आ रहा है फ्रेंड्स, उसके लिए आइगन वेक्टर आ रहा है 1 और 3 आ रहा है, ओके, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमें 2 आइगन वेक्टर मिल गए, 2 आइगन वैल्यू थे तो इसलिए 2 आइगन वेक्टर मिले। आप देखो पहले वाला जो मिला, ठीक है ना, उससे आप x1 बोल दो, x1 बोलो उसे, और यहाँ पे उसको लिख दो एक कॉलम में 1 2, देखो 1 2 है, 1 2 है यार, देखो 1 2 है, ठीक है। और दूसरा आपका x2 बोल दो, लैम्डा 2 वाला जो आया उसको 1 3, ठीक है, 2 कॉलम मिल गए आपको। अब इनसे आपको पी तैयार करने हैं, स्टेप नंबर 3, ठीक है। नहीं, स्टेप 2 में ही तो पी तैयार करना, 2 में ही आ जाता है, स्टेप 2 में ही पी आपका तैयार करना होता है। तो देखो इससे आप पी तैयार करोगे, तो पी कैसे तैयार करते हैं, मैंने बोला कि जो आपके आइगन वेक्टर आएंगे उससे 2 कॉलम लिख दो। तो पहले वाले कॉलम में इसको लिख दिया x1 को, और दूसरे वाले में x2 को, ठीक है। तो ये पी तैयार आपका हो गया। अब पी तैयार हो गया तो अगला स्टेप पे आ जाएंगे, स्टेप थर्ड पे। स्टेप थर्ड में हमें पी इनवर्स निकालना है, चलो पी इनवर्स निकालते हैं। तो फ्रेंड्स पी इनवर्स निकालना तो जानते ही हो कितना ईजी है। तो पी इनवर्स निकालेंगे पहले आपको चाहिए पी का डिटर्मिनेंट, तो जो कि आपका 3 में से 2 जाएगा तो 1 आएगा, और यहाँ से आपका पी इनवर्स निकलेगा कैसे, तो जो फर्स्ट वाला डायगोनल एलिमेंट होता है उसको इंटरचेंज यहाँ पे करते हैं, तो 1 3 है यहाँ पे, तो 3 1 कर देंगे, 3 1। और इसका जो सेकेंड वाला डायगोनल होता है उसका साइन सिर्फ चेंज होता है, -2 और ये -1, ठीक है। तो ये आपका आ गया फाइनली। तो ये हमारा मिल गया। यहाँ पे 1/1 करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि 1 आपका इससे मल्टीप्लाई होने के बाद कोई चेंजेस नहीं आता है। तो 3 -2 -1 और 1, तो ये हमारा पी इनवर्स भी निकल गया। अब पी इनवर्स निकल गया तो अगला स्टेप पे जाएंगे, स्टेप 4 पे डी निकालेंगे। तो फ्रेंड्स अगला स्टेप हमारा लास्ट वाला स्टेप है डी। तो डी इक्वल टू पी इनवर्स ए पी, ठीक है, पी इनवर्स ए पी। तो पी इनवर्स हमारे को पता है 3 -1, ये -2 है, ठीक है ना, -1 और यहाँ पे 1, ओके। यानी देखो 3 -2 -1 और 1। अब उसके बाद जो ए क्या है, -19 -42 और 7 और 16। और हमारा जो है पी क्या है फ्रेंड्स, 1 2 1 3 है, ठीक है, सब पता है हमें। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो एज इट इज अभी छोड़ दो, इस दोनों को मल्टीप्लाई करो। याद रहे फ्रेंड्स, लेफ्ट से होता है, राइट से मल्टीप्लिकेशन नहीं होता मैट्रिक्स में। तो इसको इससे करो, तो इसको जब इससे करोगे तो -5 -10 और 2 और 6 आएगा, ठीक है। आप फ्रेंड्स से ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो -5 0 0 और 2, ठीक है, ये आपका आएगा। देखो डायगोनल एलिमेंट ही सिर्फ बचा, वो भी कुछ और नहीं, λ1 और λ2 ही है। तो डायरेक्टली जो है λ1 λ2 मत लिख देना कि आंसर भाई यही लाना है, तो हम λ1 और λ2 लिख दे डायगोनली, ऐसा मत करना। स्टेप यही फॉलो करना। तुमको अगर बोला गया है कि डायगोनलाइज करो या डायगोनल फॉर्म में लाओ मैट्रिक्स को, तो यही स्टेप को यूज़ करते हुए जो है डी निकालना, ठीक है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है यानी डायगोनल फॉर्म में कन्वर्ट करने वाला या रिड्यूस करने वाला आए, तो सिंपली पहला काम है आइगन वैल्यू निकालना। दूसरा काम होना चाहिए तुम्हें आइगन वेक्टर निकालना, और उस आइगन वेक्टर को 3 अगर दिया है आइगन वेक्टर तो 3 कॉलम में 2 दिया है तो 2, यानी आइगन वेक्टर को की हेल्प से जो है तुम्हें एक पी मैट्रिक्स जो कि मॉडल मैट्रिक्स होता है तैयार करना है। फिर तुम्हें पी इनवर्स निकालना है, उसके बाद डी निकालना है इस वाले फॉर्मूले से, और फाइनली तुम्हारा डी निकल के आया, ठीक है। अब चलो इसका सेकेंड वाला क्वेश्चन चलते हैं, बी नंबर। ये फ्रेंड देखो क्वेश्चन नंबर बी जो है ये सॉल्व किया हुआ है इसी बुक में, इसी जो है एग्जाम्पल के फॉर्म में सॉल्व किया गया है। तो इसे देखो हम सॉल्व नहीं करेंगे, तुमको दिखा देते हैं कैसे कैसे सॉल्व हुआ है। कहाँ गया भाई, ये रहा, ठीक है। देखो ये वाला है,
ये वाला फ्रेंड्स रिड्यूस एग्जाम्पल नंबर 2.48 है, ठीक है। रिड्यूस द मैट्रिक्स ए टू द डायगोनल फॉर्म, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, सेम नंबर भी है, सब कुछ सेम है, ठीक है। अब देखो ए मैट्रिक्स है, इसको किया गया है कुछ और नहीं, और जो मैंने आपको अभी करके दिखाया वो 2 ऑर्डर का था, ये 3 ऑर्डर का है, ठीक है। अब देखो इससे पहला स्टेप पे जाओगे, पहला स्टेप क्या है हमारा, हाँ पहला स्टेप हमें लैम्डा निकालना है, आइगन वैल्यू। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तैयार करोगे ए का, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तैयार होगा, इससे हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये मिला, और इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा का वैल्यू आएगा λ1 = 1, λ2 = √5 और λ3 = -√5। 3 आइगन वैल्यू आ गए। अब 3 आइगन वैल्यू आ गए तो 3 आइगन वेक्टर भी निकल के आएंगे। तो पहले λ1 के लिए निकालो, तो λ1 के लिए आइगन वेक्टर निकालोगे तो उससे देखो उसके लिए अब 3 इक्वेशन बनाओगे, ठीक है। आइगन वेक्टर कैसे निकलता पता है ना, अभी निकाला भी, अगर नहीं पता है तो उससे जो है 3 इक्वेशन बनेंगे। तीनों इक्वेशंस को आप सॉल्व कर लेना, क्रेमर्स रूल लगा लेना, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, क्रेमर्स रूल लगा लेना। और क्रेमर्स रूल भी नहीं पता है तो उसका भी वीडियो देख लो। और वैसे भी आइगन वैल्यू के ऊपर जो है, आइगन वेक्टर के ऊपर वीडियो बन चुका है, इसका नेक्स्ट वाला पिछला वाला ही है 2.9, उसी के ऊपर पूरा है, तो उसे देख लेना। आप देखो इसमें आप निकाल लेना अपना आइगन वेक्टर, तो यहाँ पे λ = 1 पे 1 0 -1 आएगा आइगन वेक्टर, ओके। उसके बाद जो λ = √5 ले लेना, उससे आइगन वेक्टर निकाला, तो उसके लिए फिर से यहाँ पे 3 इक्वेशन तैयार होंगे। 3 इक्वेशन में 2 इक्वेशन सेम हो जाएंगे, तो उसमें से 2 इक्वेशन को ले लेना और ऊपर वाला ही 2 लेना, उसको सॉल्व करना क्रेमर्स रूल लगा के, तो तुमको मिलेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मिल जाएंगे तुमको, यहाँ से आइगन वेक्टर मिल जाएंगे एक क्रेमर्स रूल से। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप बोलोगे कि √5 - 1 कैसे आया, तो देखो ये कुछ और नहीं, यहाँ जब अपने से तुम सॉल्व करने जाओगे, ये तो बुक में दिया है, तो अपने से सॉल्व करने जाओगे तो 6 to √5, तो इसमें से इन लोगों ने यहाँ ये वाला कैसे लाया, इसमें देखो कॉमन हुआ है, क्या कॉमन हुआ है, तो √5 - 1 कॉमन हुआ है, इस सब में जो है √5 - 1 कॉमन हुआ है, जिस कारण जो है ये बचा है, ठीक है। तो एक्चुअल में ये कुछ और नहीं, √5 - 1 का जो है, √5 - 1 का ये जो है ना, ये मल्टीप्लिकेशन है 2 का, ठीक है ना। ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेगा तो ये आएगा, तो इसमें से एक कॉमन लोगे तो आपका एक ही बचेगा ना, तो इसलिए यहाँ पे एक आ गया, ठीक है। तो √5 - 1 और -1, यहाँ पे 3 बचे, ओके। तो आइगन वेक्टर यहाँ से निकल के आ गए, λ = √5 पे λ √5 - 1 1 और -1। आप देखो दूसरा क्या है आपका, जस्ट इसका अपोजिट साइन वाला है, लैम्डा आपका अगला क्या है, दूसरा था, पहला था आपका लैम्डा था हमारा √5 और दूसरा था -√5, तो दूसरा का साइन जस्ट इसके उल्टा है, तो कुछ नहीं करना, ई निकाल दिया, तो दूसरा भी इसी से निकालो, क्यों, क्योंकि उसका साइन जस्ट उल्टा है, तो इसका साइन भी उसका उल्टा हो जाएगा, यानी जहाँ माइनस वहाँ प्लस कर दो, जहाँ प्लस वहाँ पे माइनस कर दो। तो देखो यहाँ पे देखो आई अंडर रूट है, तो इसका तो साइन चेंज होगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये प्लस माइनस रहता है, प्लस करोगे तो माइनस होता है, माइनस होता है प्लस, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा इसको, क्योंकि इसके पास अपना खुद का प्लस माइनस होता है। ये √5 है तो प्लस माइनस खुद अपने आप में है, तो इसका साइन मत चेंज करना। देखो ये आगे माइनस है तो इसको प्लस कर दो, इसका जो है प्लस है तो माइनस कर दो, ये माइनस है तो प्लस कर दो, तो सेम अंडर माइनस में √5 को रखोगे तो ये प्लस माइनस प्लस, जस्ट इसके अपोजिट साइन वाला आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब ये 3 हमको आइगन वेक्टर मिल गए, तीनों आइगन वेक्टर्स हम यहाँ पे पी मैट्रिक्स तैयार कर लेंगे, ठीक है, जिससे मॉडल मैट्रिक्स बोलते हैं। इसको तीनों को तीनों कॉलम लिख देंगे। देखो λ1 वाला है, ये वाला आपका फ्रेंड्स आपका √5 वाला है, ये -5 वाला है, तो तीनों को 3 कॉलम में लिख दिया, जिससे हमें पी मैट्रिक्स मिल गया। और पी मैट्रिक्स मिल गया तो हम पी इनवर्स भी निकालेंगे यहाँ से, और पी इनवर्स निकालने के बाद तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर्मूला पता है ना, फॉर्मूला क्या पता है, तो D = P इनवर्स AP, इसको यूज़ करेंगे और तीनों को मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो फाइनली हमें फ्रेंड्स ये वाला मिलेगा हमें, ठीक है ना, 1/5 और -1/5, ठीक है। तो सेम प्रोसेस ही रहेगा, वो प्रोसेस कुछ नहीं नया है, वही प्रोसेस है, उसी प्रोसेस से गुजर के ही आपको मिलेगा डी क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। प्रोसेस याद रखना, और हम मल्टीप्लिकेशन का बाद
और इन्वर्स का बाद थोड़ा मेहनत करो, निकालना तो पड़ेगा ही, ठीक है ना। बिना निकाले काम नहीं चलता भैया, कैलकुलेशन करना पड़ता है। अगर नहीं कर सकते हो तो कैलकुलेटर यूज़ करो, बहुत सारे जो है प्ले स्टोर पर कैलकुलेटर अवेलेबल हैं, उनका यूज़ करो। और जो है अब तुम अपना मैट्रिक्स का जो प्रॉब्लम है उससे फटाफट कैलकुलेट करो, लेकिन उतना कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, ठीक है, उतना करना ही पड़ेगा। कैसे एक्सपर्ट बनोगे, कैसे फटाक से गेट और एग्ज़ाम में जो है फटाक से क्वेश्चन आंसर करोगे, जितना करोगे प्रैक्टिस उतना तुम्हारा ब्रेन जो है हाई होगा, तेज होगा, और तुम फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो कम से कम कैलकुलेटर यूज़ करो, मैं यही बोलूँगा। करो, प्रॉब्लम सॉल्व करो, आग बन जाएगा, अच्छा लगने लगेगा, फटाफट कर पाओगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसमें हमने जो है फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन किए, थर्ड का फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। और मैंने सेकंड क्वेश्चन नहीं किया, तो इसके लिए मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। अभी मैं इसको छोड़ रहा हूँ, माथा मतलब आई मीन ब्रेन लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम इसको टाइम को ना गवाते हुए इसको मैंने लीव किया था। चलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो है पार्ट में मिल जाएगा आपको पूरा सोल्यूशन कंप्लीट, जो बचा खुचा जो भी है सारे का सोल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।